नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम भारत से जुड़ी कुछ हालिया अहम और दिलचस्प खबरों पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई समाचार लेख और रिपोर्ट्स हैं और हमारा मकसद है कि इन खबरों के पीछे क्या है, मतलब सतह के नीचे क्या चल रहा है, उसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पड़ताल में बहुत कुछ है, मौसम की मार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक, और हाँ, क्रिकेट और गाड़ियों की दुनिया से भी खबरें हैं। देखते हैं ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है कि खबरें अलग-अलग लगती हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ देखते हैं, तो एक बड़ी कहानी दिखती है। इससे ना सिर्फ ये पता चलता है कि क्या हो रहा है, बल्कि शायद ये भी कि ये क्यों हो रहा है और इसके मायने क्या हैं। हाँ, तो सबसे पहले मौसम पर ही आते हैं। उत्तर भारत में कह रहे हैं कि पिछले 37 सालों में सबसे ज्यादा बारिश वाला मॉनसून रहा है ये। इकोनॉमिक टाइम्स और एपी न्यूज दोनों ही बता रहे हैं कि 1 जून से लगातार भारी बारिश हो रही है और नतीजा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि पंजाब में भी मतलब बाढ़, भूस्खलन, काफी तबाही हुई है। हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है, सड़कें, पुल सब प्रभावित हुए हैं। नुकसान काफी बड़ा लग रहा है। जी हाँ, और यहाँ सिर्फ फौरी नुकसान की बात नहीं है। ये घटनाएं असल में हिमालयी क्षेत्र की जो बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटी है, मतलब जोखिम है, उसे दिखाती हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक असामान्य मानसून है, या फिर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, उसका संकेत है। हम्म। कई एक्सपर्ट्स तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और फिर ये आपदाएं अक्सर अनियोजित शहरीकरण और जो नाजुक इकोसिस्टम में कंस्ट्रक्शन होता है, उस पर भी सवाल खड़े करती हैं। अब इतने लोगों का विस्थापन, उनका पुनर्वास, ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौती है। इसके लिए प्लानिंग और संसाधन दोनों चाहिए होंगे। ये सोचने वाली बात है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ऐसी घटनाओं के लिए तैयार है। खैर, मौसम का ये असर सिर्फ उत्तर भारत तक ही नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मतलब आईएमडी ने पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी चेतावनी जारी की है। सही कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, सिक्किम, उड़ीसा, बिहार, इन सब राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। हाँ। तो ये दिखाता है कि मॉनसून का असर कितने बड़े हिस्से पर है। हाँ, ये जरूर है कि हर जगह चुनौती थोड़ी अलग होगी। अच्छा, कैसे? देखिए, पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा ज्यादा है, तो मैदानी इलाकों में, शहरों में पानी भरने का, नदियों के उफान का डर है। असम जैसे राज्य को देखिए, वहां बाढ़ लगभग हर साल आती है। लेकिन अगर बारिश ज्यादा तीव्र हो, तो उससे निपटने की जो क्षमता है, उस पर दबाव बहुत बढ़ जाता है। यानी एक ही मॉनसून सिस्टम, लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों में उसका असर और चुनौतियां अलग-अलग है। ये तो फिर आपदा प्रबंधन के लिए काफी मुश्किल स्थिति हो जाती है। लोकल लेवल पे सटीक जानकारी और तुरंत एक्शन जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ गांवों की बात नहीं है। कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी भारी बारिश से ड्रेनेज सिस्टम चरमरा जाता है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और फिर फसलों पर असर, खासकर धान की खेती पर। तो इसका असर आगे चलकर खाने पीने की चीजों के कीमतों पर भी दिख सकता है। सही कहा। अच्छा, अब मौसम की चिंताओं से जरा हटकर एक अलग तरह के दहशत पर आते हैं, जिसने दिल्ली को हिला दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि दिल्ली और एनसीआर के लगभग 100 से ज्यादा स्कूलों को ईमेल मिला जिसमें बम होने की धमकी दी गई थी। जरा सोचिए, सुबह का वक्त, बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, और तब ऐसी खबर। हाँ। जाहिर है बहुत ज्यादा पैनिक फैल गया। कई स्कूलों को तो खाली कराना पड़ा, एग्जाम रद्द करने पड़े, पेरेंट्स भागे भागे स्कूल पहुंचे। घंटों तक एक अनिश्चितता और डर का माहौल था। हाँ, और भले ही बाद में दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसीज ने कंफर्म कर दिया कि ये सिर्फ अफवाह थी, कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन इस एक घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला तो यही कि ये ईमेल आया कहाँ से, किसने भेजा, क्या ये सिर्फ कोई शरारत थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश। आजकल इस डिजिटल दुनिया में ऐसे खतरों का पता लगाना, उन्हें रोकना, ये अपने आप में एक चुनौती है। और दूसरा पहलू रिएक्शन का, मतलब ऐसी सिचुएशन में स्कूलों, पेरेंट्स और प्रशासन के बीच कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा। देखिए, स्कूलों के पास अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तो होने ही चाहिए, लेकिन उतना ही जरूरी है सही वक्त पर सही तरीके से और शांति से कम्युनिकेशन करना। पैनिक को कैसे कंट्रोल करें, अफवाहों को कैसे रोकें, सही जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचाएं, ये सब बहुत अहम है।
इस घटना ने स्कूलों की सुरक्षा तैयारियों और उनकी जो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है, उनकी समीक्षा की जरूरत को तो जरूर सामने ला दिया है। और हाँ, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है, भले ही खतरा असली ना हो। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच की तरफ चलते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व्यापार पर बातचीत के लिए 22 सितंबर 2025 को वॉशिंगटन डीसी जा रहे हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में थोड़ी गर्माहट भी है और कुछ तनाव भी। हाँ। एक तरफ तो ट्रेड बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुद्दे हैं, जैसे अमेरिका ने कुछ टैरिफ लगा रखे हैं, वीजा नियमों में सख्ती, खासकर वो H1B वीजा। हाँ, H1B। जी, जिसका इस्तेमाल कंपनियां विदेशों से स्किल्ड लोगों को खासकर IT सेक्टर में अमेरिका लाने के लिए करती हैं। और फिर अमेरिका का भारत पर दबाव भी है कि वो तेल आयात खासकर रूस से कम करे और अपने बाजार जैसे कृषि और डेयरी उत्पाद के लिए ज्यादा खोलें। ये बातचीत वाकई काफी अहम है। ये सिर्फ टैरिफ या व्यापार के आंकड़ों की बात नहीं है। यहाँ दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच अपने अपने राष्ट्रीय हितों को साधने की कोशिश कर रही हैं। H1 वीजा का मुद्दा भारतीय IT इंडस्ट्री के लिए बहुत संवेदनशील है। वहीं कृषि और डेयरी बाजार खोलने के बाद भारत के घरेलू उत्पादकों के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका शायद अपनी सप्लाई चेन को चीन से हटाकर भारत जैसे देशों की तरफ लाना चाहता है, पर वो इसके लिए अपनी शर्तों पर व्यापार में छूट भी चाहेगा। तो क्या ये सिर्फ एक आर्थिक डील है या इसमें जियोपॉलिटिक्स भी शामिल है? निश्चित रूप से इसमें भू राजनीतिक पहलू भी हैं। अब देखिए, इंडो पैसिफिक इलाके में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है और इसके चलते अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। लेकिन अगर व्यापार को लेकर मतभेद बढ़ते हैं तो वो इस साझेदारी पर असर डाल सकते हैं। इन वार्ताओं का नतीजा सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार पर ही नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और दोनों देशों के बीच जो ओवरऑल रिश्ते हैं उन पर भी असर डालेगा। देखना होगा कि दोनों पक्ष कितना झुकते हैं। यहाँ वाकई बहुत कुछ दांव पर लगा है। चलिए अब कूटनीति के मैदान से खेल के मैदान की ओर चलते हैं। हाल में भारत पाकिस्तान का एक हाई वोल्टेज मैच हुआ एशिया कप में। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। हाँ, बड़ी जीत थी। जीत तो शानदार थी, लेकिन मैच के बाद जो हुआ उसने ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इंडिया टाइम्स के मुताबिक मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया और इसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। हाँ, खेल और खासकर भारत पाकिस्तान क्रिकेट अक्सर भावनाओं और राजनीति का अखाड़ा बन ही जाता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोतों के आधार पर तथ्य बता रहे हैं। श्रद्धांजलि दी गई, हाथ नहीं मिलाया गया और इस पर विवाद हुआ। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। सही। लेकिन ये घटना दिखाती है कि कैसे खेल के मैदान पर लिए गए फैसले या दिए गए बयान तुरंत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? मतलब खेल को खेल की तरह क्यों नहीं देखा जा सकता, खासकर जब दो देशों के बीच रिश्ते पहले से ही इतने नाजुक हों? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो खेल, खासकर क्रिकेट, इन दोनों देशों में सिर्फ खेल नहीं है, ये राष्ट्रीय गौरव, पहचान से जुड़ा है। दूसरा, खिलाड़ियों को अक्सर रोल मॉडलों की तरह देखा जाता है। उनके एक्शन, उनके बयान, उन्हें एक बड़े सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में देखा जाता है। तीसरा, मीडिया और सोशल मीडिया ऐसी चीजों को तुरंत उठाते हैं और बहस को और तेज कर देते हैं। सूर्य कुमार यादव का ये कदम कुछ लोगों के लिए देशभक्ति हो सकता है, तो दूसरों के लिए शायद खेल भावना के खिलाफ। ये जो जटिलता है, यही इस विवाद की जड़ में है। यह दिखाता है कि खेल का मैदान भी कूटनीतिक और राजनीतिक तनाव से अछूता नहीं रह सकता। ये वाकई एक जटिल स्थिति है। खैर, खेल के मैदान से अब जरा सड़कों की ओर चलते हैं। ऑटोमोबाइल जगत से खबर है, रॉयल एनफील्ड के जो फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर है। इकोनॉमिक टाइम्स बता रहा है कि कंपनी ने अपनी पॉपुलर मीटियो 350 मोटरसाइकिल का नया अपडेटेड लाइनअप लॉन्च किया है। अच्छा। हाँ, बताया जा रहा है कि इसमें कुछ नई फीचर्स हैं, जैसे शायद बेहतर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या कनेक्टिविटी ऑप्शंस, और साथ ही नए रंग भी आए हैं, काफी आकर्षक लग रहे हैं। कंपनी कस्टमाइजेशन पर भी काफी जोर दे रही है, मतलब ग्राहक अपनी पसंद से बाइक को थोड़ा बदलवा सकते हैं और एक्सटेंडेड वारंटी भी दे रहे हैं। बुकिंग शुरू हो गई है और बिक्री 22 सितंबर 2025 से शुरू होगी। ये लॉन्च असल में भारतीय मोटरसाइकिल बाजार के जो मौजूदा ट्रेंड्स हैं उन्हें दिखाता है। पहला तो ये कि 300 से 500 सीसी सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ रहा है। रॉयल एनफील्ड जैसी बड़ी कंपनी को भी लगातार अपने प्रोडक्ट्स को ताज़ा रखना पड़ रहा है। दूसरा, कस्टमाइजेशन और पर्सनल चॉइस पर जोर बढ़ रहा है।
आजकल ग्राहक सिर्फ गाड़ी नहीं खरीदते, वो एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट चाहते हैं। हाँ, ये तो है। तो कंपनियां उन्हें ये ऑप्शन दे रही हैं। नए रंग, नए फीचर्स, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। तो ये सिर्फ एक मॉडल अपडेट नहीं है, बल्कि बाजार की नब्ज को पकड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। रॉयल एनफील्ड अपनी विरासत, अपने क्लासिक डिजाइन के लिए जानी जाती है, लेकिन वो नए युवा ग्राहकों को भी लुभाना चाहती है। मीटियोर 350 को उन्होंने एक मॉडर्न क्रूजर के तौर पर पेश किया था, और ये अपडेट उसी दिशा में एक और कदम है। ये दिखाता है कि कंपनियां कैसे इनोवेशन, मार्केटिंग और बिक्री के बाद की सेवाओं जैसे एक्सटेंडेड वारंटी के जरिए अपना मार्केट शेयर बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। और टाइमिंग भी अहम है। अक्सर त्योहारों के सीजन से पहले ऐसे लॉन्च होते हैं। दिलचस्प। और अब आखिर में एक खगोलीय घटना की जानकारी। इंडिया टाइम्स के मुताबिक साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण 21-22 सितंबर को लगने वाला है। अच्छा, सूर्य ग्रहण। हाँ, पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। ओह। जी, इसे देखने के लिए आपको दुनिया के दूसरे हिस्से में होना पड़ेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर दक्षिण प्रशांत महासागर के कुछ इलाकों में। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि ये जो ब्रह्मांडीय घटनाएं होती हैं, ये कितनी विशाल होती हैं, लेकिन हमारा जो अनुभव होता है वो कितना लोकल होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच ठीक एक लाइन में आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। और ये छाया पृथ्वी के एक बहुत छोटे से हिस्से पर ही पड़ती है, जिसे ग्रहण का पथ कहते हैं। तो ग्रहण कहाँ दिखेगा, ये पूरी तरह से ज्यामिति और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो मतलब भारत में बैठे लोगों के लिए ये बस एक जानकारी है, इसे देख नहीं पाएंगे। सही, लेकिन फिर भी जानना तो रोचक है ही। ये हमें अपने ग्रह और सौरमंडल की गतिशीलता की याद दिलाता है। और भले ही हमें से यहाँ ना देख पाएं, दुनिया भर के वैज्ञानिक और जो एस्ट्रोनॉमी में रुचि रखते हैं, वो जरूर उन जगहों पर जाएंगे जहां से ये दिखेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण सूरज के कोरोना यानी उसके बाहरी वायुमंडल को स्टडी करने का एक बहुत अच्छा मौका होता है। तो ये घटना भले ही हमसे दूर हो रही हो, विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है और हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह का एहसास कराती है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें जिनका हमने जायजा लिया। उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ मानसून और उसकी तबाही, पूर्वी भारत में भी बारिश का अलर्ट, दिल्ली के स्कूलों में बम की अफवाह से फैली दहशत और उससे उठे सवाल, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता की जटिलताएं, भारत पाक क्रिकेट मैच के बाद का विवाद, रॉयल एनफील्ड का नया दांव और एक सूर्य ग्रहण जो भारत से नहीं दिखेगा। इन सभी अलग अलग खबरों को अगर एक साथ रखें तो एक मल्टी डायमेंशनल तस्वीर उभरती है। एक तरफ प्रकृति की चुनौती है जिससे निपटने के लिए बेहतर तैयारी चाहिए। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आर्थिक और रणनीतिक हितों को साधने की जद्दोजहद है। देश के अंदर सुरक्षा की चिंताएं हैं, वो चाहे फिजिकल हों या डिजिटल। समाज में खेल जैसी चीजों को लेकर कितना जुनून और भावनाएं हैं जो कभी-कभी राजनीति से भी उलझ जाती हैं। अर्थव्यवस्था में ग्राहकों की मांग और बाजार की अपनी चाल है। और इन सब के बीच ब्रह्मांड अपनी गति से चल ही रहा है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प हो जाता है कि ये सब एक ही वक्त पर हो रहा है। तो इन सब का क्या मतलब निकालें हम? क्या ये बिखरी हुई कड़ियां किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है? बिल्कुल, और यहीं पर आज का एक विचार करने वाला सवाल उठता है। देखिए, आज हम सूचनाओं के एक महासागर में जी रहे हैं। हर पल हर तरफ से खबरें आ रही हैं, अपडेट्स आ रहे हैं। ऐसे में हम इतनी सारी जानकारी को कैसे प्रोसेस करें? कैसे समझें कि कौन सी खबर या कौन सा विश्लेषण वाकई में अहम है और हमारे जीवन या समाज पर असर डालता है? क्या इन अलग-अलग घटनाओं, मौसम, राजनीति, खेल, अर्थशास्त्र, विज्ञान के बीच कोई अनदेखा कनेक्शन है?